लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नासिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि वक्त पर इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। आईनी और कानूनी अदालत में सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी, जबकि मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ जिसपे आज भी कोई फैसला नहीं हो सका। बानी पिचाई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले से सब वाजे हो गया। नैब तरमीम केस चल रहा है, तब भी कहा हमारी दरख्वास्तें सुने लेकिन नहीं सुनी गई। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि आईनी अदालत जरूरी और मजबूरी है, इसलिए आईनी अदालत बनाकर रहेंगे। आईनी अदालत का कयाम जरूरी है या जरूरत है इस वक्त, या मजबूरी है? जी, मुल्क में तो इस वक्त एक बस इशू खड़ा है इस वक्त, और उसकी तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी किस्म की कोई इन हालात में, वैसे तो बड़ी एक अच्छे आइडियाज़ हैं जी, आईनी अदालतें और अदालती इस्लाहात, लेकिन ये इस वक्त जो हो रहा है ये तो इस्लाहात नहीं है जी, ये तो बिल्कुल एक अजब तरफ मामला चला गया। मेरा ख्याल है कोई भी इस मुल्क का शख्स आईनी इस्लाहात के और अदालती इस्लाहात के ना वो ख़िलाफ़ है, ना कोई वकील ख़िलाफ़ है, ना कोई सियासतदान, ना कोई आम शहरी, कोई भी ख़िलाफ़ नहीं। इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये तो वो जो मैं कहता हूँ मैन मेड क्राइसिस में इजाफा, और वो एक से बहरान दूसरा, इसको वो प्रॉपर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना फसाद, ये वो फसाद है। तो उसमें यह है कि, और उसमें ऐसा लगता है जैसे मतलब ये जो सेटअप है इसका पूरा दारोमदार ही इन आईनी इस्लाहात पर रह गया आखिर में। ये जो भी इन्होंने करना है, मुझे नहीं पता कि अगर ये 4 महीने बाद कर लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्होंने अभी अभी करना है बस फौरी तौर पे, और वो कैसे करना है अब ये देखना है। बाकी जहाँ तक बात यह है कि देखें, आज़ाद अदालतों के लिए इफ्तिखार चौधरी साहब की जब तहरीक चल रही थी, और उसमें तकरीबन सारे ही जो मौजूदा जो हमारी अदलिया है उसके लोग किसी न किसी अंदाज में जो रिटायर हो गए या जो भी मौजूद हैं, किसी न किसी अंदाज में उस तहरीक में मौजूद थे, उसका हिस्सा थे। और फिर उसके बाद जो मौजूदा अदालतें हैं ये तो वही अदालतें फिर आईं जो कि डोगर साहब की जो कोर्ट्स थीं और उनसे वाबस्ता जो लोग थे वो चले गए, और उसके नतीजे में जो दूसरी अदालतें और जज साहिबान ये सारे फिर उसी तरीक़ाकार से वो आए। अब यह है कि और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार था। ये जो अदलिया बहाली तहरीक थी, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब घर पे नज़रबंद थे तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने रफ़का के साथ और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ उनके घर जाने की भी कोशिश उन्होंने की थी, और वहाँ पे तसादुम भी हुआ था पुलिस से। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाद में जो है उन्होंने अदलिया बहाली तहरीक जब चल रही थी, वो और ख़ान साहब और एतज़ाज़ एहसन साहब और अचक ज़ई साहब और ये तमाम शख्सियात जो हैं ये उसका हिस्सा थे, जमात इस्लामी भी उसका हिस्सा थी। तो अब यह है कि उसी के तहत ये सारा जो सिलसिला था आज़ाद अदलिया के भी जजिस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए, तो वो फिर अदालतों ने अपने हाथ में लिया था। और ये जो है ये मुमकिन नहीं है कि मतलब किसी भी रियासत में, मतलब सियासतदानों से हट के आप बात करें, ये मुमकिन ही नहीं है कि जो यानी जिन्हें मुकदमात हों जजिस का गलत हों, बिल्कुल गलत हों मुकदमात, लेकिन मुकदमात हों अदालतों में चल रहे हों और संगीन भी हों। अभी IPPs है ना, अभी IPPs का कट्टा खुलना है ना, तो वो जजेस खुद अपॉइंट करें, और CRPC के केसेस हों, संगीन दहशतगर्दी के मुकदमात हों। मतलब हम इस पार्लियामेंट में बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, लेकिन ये है कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सियासतदान, तो ये कोई, इसमें बहुत से लोग जो हैं वो सियासत का लिबादा उड़ के भी देखें ना। या तो हम बात यहाँ पे करें कि नवाज शरीफ साहब सियासतदान है, ठीक है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा, जरदारी साहब सियासतदान है ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब जमात इस्लामी, लेकिन बाद जो आगे पीछे दाएं बाएं लोग होते हैं तो वो तो बस तो बिल्कुल ही वो तो मतलब माफियाज हैं, पैसे देती हैं, खिलाती हैं, चलाती हैं, पिलाती हैं, तो वो तो मतलब अब ये है कि ये भी तो देखना है ना सारा। तो उनके मुकदमात अगर चल रहे हैं तो वो जो है वो फिर वो कैसे जजेस को, ये एक सवाल है। और दूसरा ये है कि इस वक्त अचानक अदालतों में तो इतनी, वो जो आज बिलावल साहब बात कर रहे थे
जी। कि उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ जो वकला के ऊपर उन्होंने बात की कि वहाँ से उनके जो चैम्बर्स में से, ये बिल्कुल दुरुस्त, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जो है ये बाद में बड़ा उठा ये इशू कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं। एतजाज़ एहसन साहब ने फिर उसके बाद कहा कि मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने पेश नहीं होऊंगा। यही बात जो है ये गालिबन अली मदकुर साहब ने की। बाकी कई जो अदलिया बहाली तहरीक के जो सरकर्दा रहनुमा थे वकला, वो उनकी अदालतों में उनके सामने पेश नहीं हुए। एक प्रिंसिपल स्टांस को बहाल करके फिर अब वो बाकी बात तो क्या है, इधर से क्या है तो उधर क्या। और नवाज शरीफ साहब, ये जो 19वीं तरमीम के ऊपर मामला हो रहा है, तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। तो नवाज शरीफ साहब ने ही 19वीं तरमीम करवाई थी, जिसमें अदालत के जो जज साहिबान को जो पावर्स दिलवाई थी, जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे करवाया गया, वो तो नवाज शरीफ साहब उसको लीड कर रहे थे। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने गन पॉइंट पे ही करवाया था? तो नवाज शरीफ साहब कर रहे थे ना यहाँ से जब। तो उसके बाद जो एक खामोश, जो मैंने उस दिन भी बात की थी कि 18वीं तरमीम के बाद एक दूसरा मामला भी तय हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब उसके अंदर थे। नवाज शरीफ साहब ने करवाया था कि जज साहिबान को ऐसे आना चाहिए, और उसमें वकला भी थे, और उसमें जो है वो जज साहिबान जो मौजूदा हैं वो भी उस तहरीक का हिस्सा थे, और उसमें खान साहब भी थे, उसमें अजहर साहब भी थे, ये सारे लोग, जमात इस्लामी, सारी पार्टियां थी उसमें। तो बात यह है कि वो तो उस वक्त तो, और मियाँ साहब की हुकूमत है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मियाँ साहब ने कैसे गन पॉइंट पे करवाया होगा 19वीं तरमीम। तो मियाँ साहब ने करवाई थी, उन्होंने कहा ना ज़बरदस्ती करवाई गई थी। तो ये मेरे ख्याल से इस तरफ वो गन पॉइंट का जिक्र बार बार आता है। लेकिन ये जो इस वक्त इशूज़ नहीं है, ये इस वक्त इशू जो है वो ये है कि यानी कोई 600 के लगभग सरकारी तौर पे तो बयान हो रहा है कि 550, लेकिन अभी जो वहाँ से अपडेट आ रही मीडिया की, वो 624 घंटों में शहादतें हुई हैं लिबनान में। 634 दिन की लड़ाई हुई थी जो 2006 में हुई थी। 34 डेज हिजबुल्लाह की और इसराइल की, और 34 दिन की उस जंग में 1100 साढ़े 1100 जो हैं लेबनान से लोग शहीद हुए थे, यानी शहरियों समेत। और हिजबुल्लाह टोटल जो डेथ्स हुई थी वो 1100 से कुछ ज़्यादा हुई थी। गज़ा में जो हैं वो कोई 50,000 गज़ा में, और ये 600 के करीब 24 घंटों में, जिसमें 60 से 65 बयान हो रहा है कि इसमें बच्चे, और इससे ज़्यादा शायद कोई इसी तरह से कोई 50-60 के करीब इसमें ख़वातीन। और ये बहुत बड़े अटैक्स हो रहे हैं वहाँ पे, स्ट्राइक्स हो रही हैं इस वक्त पूरे लेबनान में। और मैं आपको सिर्फ ये बातें बताऊं कि अब इसकी रिटेलिएशन होगी। जिन लोगों ने भी ऑन ग्राउंड देखा है ना 2006 की, खुद वहाँ पे 2006 में भी यही था तासुर कि हिजबुल्लाह जो है वो ख़त्म हो गया सिलसिला। और फिर उसके बाद चंद दिनों के बाद जो है, मतलब वो ऐलान भी हो गया था इसराइल की तरफ से, मैसिव बॉम्बिंग हुई थी दाहिया के इलाके में, बैरूत में ही बॉम्बिंग हो रही थी। तो उस वक्त ये था कि ऐलान हो गया था, लेकिन ऑन ग्राउंड जिन लोगों ने कवर किया है वहाँ पे मौजूद, उनको मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि हिल्टन बैरूत में जब मैं चेक इन हुआ हूँ जंग, तो पहले मतलब बात करते करते ऐसा लगा जैसे होटल उड़ गया धमाके से। बाद में पता चला कि वो कोई 1 किलोमीटर दूर बम गिरा है, इतना उसका शीशे वीशे टूट गए होटल के, और जनाब एक वहाँ पे हंगामा। तो उसके बाद जो वहाँ काफ़ी दिन गुजारे, तो मुझे अच्छी तरह, और उसके बाद भी बहुत दफ़ा अभी बहुत से वहाँ पे मीडिया से लोग हैं और बाकी लोग हैं जो जिनके साथ बड़ा वास्ता रहा है इतने सालों में, तो उनका भी जो है वहाँ से शहादतों की खबर आ रही है। तो अच्छा, इसमें जो दूसरी बात है ना, एक तो बात ये हो गई कि ये लेबनान तक आ गई जंग। अब यानी अब ये मुल्क है, लेबनान जो है एक मुल्क है, हिजबुल्लाह जो है उसमें एक पार्लिमानी जमात है, तो ये लेबनान तक फैल गई, शुरू हुई गज़ा से, लेबनान आ गया। अच्छा, लेबनान का मैं आपको एक बात सिर्फ ये बताऊं कि लेबनान जो है वो जब सल्तनत उस्मानिया टूटी,
तो उसके ज़ाहिर है कि फ़्रांस और बरतानिया के दरमियान तकसीम हो गई, स्काइप एकॉर्ड जो मुआहदा हम कहते हैं। तो उसके नतीजे में एक हिस्सा जो है मशरिक़ वस्ता का वो चला गया फ़्रांस के पास। तो लेबनान उन इलाकों में था जो कि फ़्रांस के पास गए थे, फ़्रांस के मैंडेट में। अच्छा, अब पहली जंग अजीम के बाद ये हुआ कि ये लेबनान चला गया, लेकिन लेबनान में और फिर उसके बाद ये हुआ साथ ही कि यहाँ पर जो फ़्रांस ने लीग ऑफ नेशंस, फ़्रांस ने लीग ऑफ नेशंस के अंदर फिर एक सिस्टम ये बनाया कि जी जो सदर हैं यहाँ पे वो मैरोनाइट क्रिश्चियन होंगे और जो वज़ीर आज़म हैं वो सुन्नी मुसलमान होंगे और जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के वो शिया मुसलमान होंगे। तो ये उस वक्त से एक गैर तहरीरी सा एक बना सिलसिला जो आगे चलता गया। ठीक है, ये अच्छा, ये जो है ना फिर आगे अगर हम यहाँ पे इसको रोक के रखें इसी स्लाइड को, फिर ये हुआ, ये बन गया था फ्रांस के वक्त में, यानी 1920 में ही 1920-21 में ही बन गया था। ठीक है, लेकिन फिर हुआ ये कि फ्रांस जो है, मैंने कल भी बात ये की थी कि दूसरी जंग अजीम जो है वो पहली जंग अजीम का तसलसल था। तो हुआ ये कि फ्रांस के ऊपर हिटलर ने चढ़ाई कर दी, तो फ्रांस की गिरफ्त कमजोर हो गई। तो गिरफ्त कमजोर हुई तो लेबनान जो है उन्होंने वहां पर, वो तहरीक चल रही थी पहले ही आज़ादी की और ये सारी, तो उन्होंने 43 में 1943 में उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया खुद। और फ्रांस उस वक्त उलझा हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि जर्मन अंदर आए हुए थे। ये वही है जो चंद रोज पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि फ्रांस में वो सेलिब्रेशंस हो रही हैं जहाँ पे बाइडेन और ये सारे पहुंचे हुए थे। तो वो जर्मन यहाँ पे थे। ठीक है, जर्मन हिटलर ने यहाँ पे फ्रांस के हिस्से पे कब्जा किया, तो यहाँ पर वो उलझा फ्रांस। तो वहाँ पर लेबनान ने 43 में नहीं, दूसरी जंग अजीम के दरमियान उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम आज़ाद हैं, और फ्रांस को आज़ादी उनको देनी पड़ गई। और वही कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन जो पहले एडॉप्ट हुआ था, वही कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ तबकात जो हैं वो और मुख्तलिफ मसालिक और मुख्तलिफ कौमियतें वहाँ पे आबाद हैं। तो लेबनान जो है वो 22 नवंबर उनकी जो 22 नवंबर 1943, तो 22 नवंबर उनका नेशनल डे है। अच्छा, अब ये प्यार मोहब्बत से रहते गए, चलते रहे, लेकिन ये कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर का ज़माना है, और ख़त्ते के मुल्क जो हैं वो भी ग्रेजुअली वहाँ पे मुख्तलिफ जो क़ुव्वतें थीं उनके साथ वो उनका अलाइंस हो गया। और उसका नतीजा ये निकला कि 1975 में खाना जंगी शुरू हो गई। ये खूबसूरत तरीन, इसको कहते थे मशरिक़ वस्ता का स्विट्ज़रलैंड, कोई कहता था पेरिस, बेरूत को पेरिस कहा जाता था, कोई इसको स्विट्ज़रलैंड, जनीवा, खूबसूरत तरीन मुल्क था बेरूत और लिबनान। और फिर इसमें खाना जंगी जो है इस तरह से हुई कि जो मैरोनाइट्स थे, जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस थे, उनके अच्छा, उसकी वजह क्या बनी? खाना जंगी की वजह ये बनी कि यहाँ पर पहले तो थे ना जो यहाँ के मकामी लोग थे, यानी जो सुन्नी, शिया, दुरूज और उसके बाद ये सारे मैरोनाइट्स। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर जब पीएलओ बन गई 60 की दिहाई में, तो फ़लस्तीनी जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर वो पीएलओ और उनकी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई। और उस वक्त ये था कि पीएलओ को तमाम अरब ममालिक पीएलओ की हमायत करते थे, ख़ास तौर पे इजिप्ट और जॉर्डन, ठीक है, और सऊदी अरेबिया और कुवैत। पीएलओ तो बनी कुवैत में थी ना, पीएलओ बनी कुवैत में थी। यासिर अरफात जो हैं वो ये सारे उधर ही। तो उसके बाद ये हुआ कि जो इनकी खाना जंगी ऐसी शुरू हुई कि वहाँ पर जो मैरोनाइट क्रिश्चियंस थे, मैरोनाइट क्रिश्चियंस को रोमानिया से असला आता था, ज़्यादा रोमानिया से असला आता था, और उनको आता था ये वेस्ट जर्मनी और मगरबी मुल्क, और लेकिन रोमानिया से ज़्यादा आता था, रोमानिया और बल्गारिया से इनको असला ज़्यादा स्मगल होकर आता था। तो उन्होंने उनके दरमियान और फ़लस्तीनी जो थे पीएलओ के दरमियान जो है वो मामलात ख़राब होने शुरू हो गए थे 60 की दिहाई में, और उसके बाद से तो 1975 में ये हुआ कि वो फिर होते होते एक
कत्ल हुआ, उससे पहले 2 लोग कत्ल हुए, इस तरह के वाक़यात चल रहे थे काफ़ी सालों से, और ज़्यादा उसमें फ़लस्तीनी थे और मैरोनाइट्स, बमुकाबला मैरोनाइट्स। तो उसमें फिर ये हुआ कि एक बस के ऊपर अटैक हुआ 1975 में, और उस बस के ऊपर अटैक हुआ तो उसमें बहुत सारे फ़लस्तीनी जो हैं, जो PLO के थे, वो मैरोनाइट्स ने उनको जो है वो मार दिया। उसके बाद खाना जंगी शुरू हो गई। अच्छा, अब खाना जंगी इस तरह से शुरू हुई कि मैरोनाइट क्रिश्चियन जो थे, जी। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी, मैरोनाइट क्रिश्चियंस की हमायत में 1976 में लेबनान में शाम आ गया, सीरिया जब दाखिल हुआ है लेबनान में, तो वो मैरोनाइट क्रिश्चियंस की हमायत में, और इसलिए कि जंग ठंडी हो जाए। लेकिन बाद में सीरिया जो है, हाफिजुल असद, वो थोड़े कुछ ही अरसे के बाद जो है वो उनकी तमाम जो सपोर्ट थी वो चली गई हरकतुल अमल मूवमेंट, और बाद में चूंकि 1982 में हिजबुल्लाह बन गई थी, तो हिजबुल्लाह और अमल की तरफ, हरकतुल अमल, उस तरफ इनकी चली गई सारी जो है वो इनकी हमायत चली गई। लेकिन जो सीरिया की एंट्री हुई थी लेबनान में, जो कि 2005 तक रही, खाना जंगी ख़त्म होने के 15 साल बाद तक, उस वक्त तक रही सीरिया की मौजूदगी, जब तक रफ़ीक अल हरैरी जो हैं उनका मर्डर नहीं हो गया ब्लास्ट में, और उसके बाद वहाँ पे वो जो सिदार जो है वो इनकलाब और मुजाहरे शुरू हुए सीरिया के ख़िलाफ़, सीरिया की फ़ौज फिर वहाँ से निकली। शुरू ऐसे हुआ, तो खाना जंगी शुरू हुई मैरोनाइट्स और फ़लस्तीनियों के दरमियान। उसके बाद जो वहाँ पे जो अहले तशी थे, अमल थी उस वक्त ना, उस वक्त हिजबुल्लाह नहीं बनी थी, तो अमल थी पहले, तो हिजबुल्लाह उसी दौरान बनी 82 में, क्योंकि इसराइल भी घुस गया, ठीक है। 75 में खाना जंगी शुरू, 82 में इसराइल एंटर हो गया अंदर। उसके बाद ये हुआ कि जो अरब ममालिक थे सारे, वो जो वहाँ पे फ़लस्तीनी थे उनको सपोर्ट कर रहे थे, सीरिया और जो यानी सुन्नी सपोर्ट कर रहे थे, और उधर से जो इसराइल था उसने फिर मैरोनाइट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सीरिया ने अपनी सपोर्ट जो है वो विड्रॉ कर ली मैरोनाइट्स से, और मैरोनाइट्स की मदद से ही वो एंट्री हुई अंदर इसराइल की। और उसके बाद ये एक बड़ी पेचीदा सी जॉर्डन और ये इजिप्ट और ये सारे, ये पूरी 90 की दिहाई में नज़र आती है, और ये फिर जाके ताइफ एग्रीमेंट पे 1990 में ये खाना जंगी ख़त्म हुई। 1975 से लेके 1990 में ताइफ एग्रीमेंट तक, और उसमें फिर ये हुआ कि ये तय आ गया कि इसी तरह से आगे चलना है, वही जो कि 43 का कॉन्स्टिट्यूशन या उससे पहले का था फ्रांस के दौर का, कि इस तरह से सदर होंगे, इस तरह से वज़ीर आज़म। और जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि उसके बाद इनमें ना कोई फ़िरका वराना, दोबारा इतनी खाना जंगी के बाद, और खाना जंगी इस नौयत की वहाँ पे कि अब वहाँ पर अभी भी जाएँ तो वहाँ पर इमारतें, जो लोग जाते हैं वो इमारतें हैं वहाँ पर रुकी हुई हैं, मतलब प्रिजर्व की हुई हैं, जिन पर गोलियाँ और ये शेलिंग वेलिंग है। तो वो लोग जो उस वक्त खाना जंगी में थे, जो उसका हिस्सा रहे उस खाना जंगी का, वो बताते हैं कि वो खाना जंगी इस नौयत की थी कि ये एक सड़क है अगर, और सड़क पे एक फुटपाथ से अगर बच्चा भी अगर भागता हुआ दूसरी तरफ चला गया, तो वो उस इलाके में गया सड़क के, तो वहाँ से गोली आएगी और बच्चे को लग जाएगी। मतलब इस तरह से वो एरियाज, शहर इस तरह से डिवाइडेड था कि बच्चा भी अगर उधर चला गया तो गोली लगेगी बच्चे को। मतलब कोई उसमें, यानी 1.5 लाख लोग उसमें उस खाना जंगी की नज़र हो गए। अच्छा, अब ये हुआ कि उसके बाद फिर वो आपस में उन्होंने बिल्कुल किसी किस्म की खुरेजी नहीं हुई। उसमें जनाब मैरोनाइट्स वहाँ पे वो सदर उनके, और फिर उसके बाद जनाब वज़ीर आज़म, और उसके बाद ज़बरदस्त खूबसूरत मुल्क वो रहा। लेकिन ये कि करप्ट लीडरशिप वहाँ पर आई, और उसके नतीजे में वहाँ लोगों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक हुआ कि जी हमारे जो लीडर्स हैं वो अपना पैसा जो है वो ले जाते हैं बाहर, और ले जाके वो यूरोप में रखते हैं, और इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रांस भी बोली जाती है। और प्रेसिडेंट मैक्रोन भी इसीलिए, जो अपना उनका इन्फ्लुएंस है फ्रांस का, वो इसीलिए कि फ्रांस की कॉलोनी रही है या वहाँ पे उनके मैंडेट में रहा। अब ये जो लेबनान है, इस लेबनान की ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये सबसे पहले लेबनान खड़ा हुआ था ऑटोमन्स के ख़िलाफ़। लेबनान वो क्योंकि अरब थे, तो
ये सल्तनत उस्मानिया टूटी तो सल्तनत उस्मानिया की मौजूदगी में भी लेबनान में चूंकि अरबी थे तो यहाँ से ऑटोमन्स भी इजी नहीं थे कभी भी। यहाँ पे वो मतलब ये वो इलाके हैं जहाँ पे जो है वो अरब थे, तो ऑटोमन्स जो हैं वो जिस तरह से ये सऊदी अरेबिया या जॉर्डन या बाकी इलाकों में वो कुछ यहाँ पे एक तहरीक तो चल रही थी ना, बहरहाल एक पैन अरबिज़म। तो यहाँ पर लिबनान में भी वही सूरत हाल थी कि वो ऑटोमन्स जो है बड़े मतलब यहाँ पे कोई ना कोई आज़ादी के लिए बात होती रहती थी। लेकिन ये है कि ये जो इस वक्त हो रहा है सारा सिलसिला, ये इसका फॉल आउट इसलिए होगा क्योंकि मैंने आपको कहा कि पहले जब ये हुई खाना जंगी हुई तो भी इसमें यानी आप देखें ना कि एक तरह से आलमी पहले खत्ते की कुव्वतें आई फिर आलमी कुव्वतें आ गई ये खाना जंगी के अंदर भी। फिर खाना जंगी को रुकवाने के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था कि खाना जंगी को कैसे रोका जाए। बहरहाल ताइफ एग्रीमेंट हुआ, सऊदी अरेबिया ने बहुत एक इम्पोर्टेंट, सारे अरब ममालिक ने। और उसके बाद जो है दूसरा इशू ये कि जो 2006 में भी जंग हुई जो कि शुरू हुई झड़पों से, फिर तेज़ी आ गई, इसराइल की स्ट्राइक्स होती जा रही हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ये हो रहा है। और फिर काफ़ी दिनों के बाद ये हुआ कि तकरीबन ऐलान फतह का ऐलान होने वाला था इसराइल की जानिब से, तो वहाँ से फिर एकदम से जो है वो अच्छा, अब तारीख़ इस तरह से जुड़ी हुई है ना कि आप सीरिया को अलग नहीं कर सकते, आप जॉर्डन को अलग नहीं कर सकते, आप इजिप्ट को अलग नहीं कर सकते, आप अरब ममालिक को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि ये आपस में तारीख़ भी है और बहुत सारे सिलसिले हैं। और जब लेबनान पे आवाज़ आ गए तो लेबनान में आने का मतलब ये है कि पहले तो गज़ा में जो है वो ज़ाहिर है कि एक शिया सुन्नी भी इशू है, तो वहाँ पर जो है वो सुन्नी फ़लस्तीनी जो है सुन्नी, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल ये मैटर चूँकि करती हैं वहाँ पे ये चीज़ इशूज़। हिज़्बुल्लाह जो है मैंने कई दफ़ा हिज़्बुल्लाह के उनकी क़यादत से पूछा कि सुन्नी, तो वो सुन्नी भी उसमें थे, बहुत सारे सुन्नी मसलक के लोग भी थे। लेकिन एक अब एक मुल्क का मामला है और उस मुल्क के अंदर जो है वो यानी ऐसा मुल्क जो यानी ये गज़ा नहीं है ना ये मगरबी किनारा है, एक ऐसा मुल्क जिसकी एक बहुत पुरानी तारीख़ है, बहुत पुरानी तारीख़, उर्दन, जॉर्डन या ट्रांस जॉर्डन या जो भी। और उस मुल्क में जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पर एक यानी यहाँ पर वो जो है वो ईसाई राहिब भी आके आबाद हुए और यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ मतलब एक बड़ी उनकी एक कल्चर है पूरा। अब यहाँ पे जो है कोई ये बयान हो रहा है कि कोई हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो शाम की तरफ जा रहे हैं। ये जहन में रखें इस बात को कि बशारुल असद जो हैं, जब उनका तख्ता उलटने की या उनके ख़िलाफ़ ये जो पिछले 8-10 सालों में तकरीबन हुआ है, अरब स्प्रिंग के दौरान जो भी ये फितना था, उसमें बशारुल असद अगर अपनी जगह मौजूद है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल हिज़्बुल्लाह का है। 2005 में तो मुजाहरे हुए क्योंकि रफ़ीक हरेरी जो हैं वो ज़ाहिर है कि सुन्नी थे, तो उनका जब ये हुआ वहाँ पे वो शहीद हो गए धमाके में, तो इल्ज़ाम लगा वहाँ पर कि ये सीरिया ने, शाम ने की है, क्योंकि शाम के अंदर ज़ाहिर है कि वो अलावाइट्स और वो अहले तशी हैं, लेकिन मतलब वो भी उनको भी बाद में काफ़ी यानी उनका जो असनाशरी नहीं है वो अलावाइट्स जो है एनीवे। अच्छा, तो वो जो है वो ये हुआ कि वो सीरिया विड्रॉ कर दिया वहाँ से, लेकिन हिज़्बुल्लाह जो है वो बशरुल असद के साथ रही तो बशरुल असद रहे अपनी जगह, और इसी दौरान जो है वो हिज़्बुल्लाह जो है उसने स्ट्रेंथ पकड़ी। अभी जो हिज़्बुल्लाह अगर मौजूद है शाम में या बाकी जगहों पे, तो एक तो ये है कि वो दाइश के ख़िलाफ़ लड़ी, दूसरा ये है कि उसने बशारुल असद जो वहाँ के सदर हैं उनको, तो ये ताल्लुक़ पुराना है। मैंने आपसे कहा ना, ये जो 1975 से या 60 से आप स्टार्ट करें तो ये बहुत पुराना ये ताल्लुक़ है, ठीक है ना, मतलब ख़ानदान है और फैमिलीज और ताल्लुक़ और फ़ौजें एक दूसरे के साथ। तो ये है कि इसको सिर्फ ईरान की पैराए में ना देखें। इस वक्त जो कोई मगरबी किनारे पे होगा तो उसका असर ईरान पे नहीं पड़ेगा जितना उर्दन पे पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बैंक जो है ये मगरबी किनारा दरिया उर्दन का है। तो अगर और वहाँ पर जो है वो हाशमी ख़ानदान, यानी बात ही ये हुई जॉर्डन की और इसराइल के दरमियान मामला ये तय हुआ कि जी वहाँ पर
सारा जो है, और फ़लस्तीनी अथॉरिटी और महमूद अब्बास अगर वहाँ पे इतनी शादी, तो ये आप मतलब एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, फिर वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो सकिन हो गया सारा। नेतन्याहू या तो ये चाहता है कि वो इस तरह फैले कि मुल्क सकिन हो जाएं सारे, और वो एक मुल्क तो आ गया ना बीच में, लेबनान आ गया, बाकी दुनिया भी सारी आ गई। आज बाइडेन साहब की जो तकरीर थी उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो गज़ा और लेबनान के ऊपर था, और वहाँ पर जो टेलीफोन सर्विसेज हैं, नेटवर्क्स, अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई दिन में भी 2-3 बार वहाँ लोगों से, तो वो वहाँ पर रेडियो और टेलीफोन जो है वो, उनका जो टेलीफोन का नेटवर्क है वो भी हैक हुआ है, और उसमें जो है वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो रेडियो चल रहा होता है, तो उसमें से रेडियो में से आवाज़ आती है उनके के एक अरबी में जो है वो इसराइल की ट्रांसमिशन अचानक आ जाती है ख़बरों के दरमियान, निकालने के दौर कुछ भी चल रहा होता है, रेडियो पे आ रही होती है नशरिया, तो उसमें आवाज़ आ जाती है कि अगर तुम्हारे पास कोई हिज़्बुल्लाह का शख्स मौजूद है, या कोई तुम किसी घर में बैठे हो या किसी जगह पे और हिज़्बुल्लाह का शख्स मौजूद है, तो दूर हो जाओ, तुम हमारी नज़रों में हो और तुम यहाँ पे अभी अटैक होगा, अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद अपने आप को दूर करो हिज़्बुल्लाह के। तो वहाँ पर एक ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है कि भाई वो लोग, कि भाई ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर अभी किसी को घर में छुपाया हुआ है, कोई जानने वाला है, कोई बच्चे हैं किसी के, कोई फैमिली है किसी की, तो यहाँ पर तो एक ये भी हो रहा है वहाँ पे, और कोई 1000 से 2000 के करीब जो है वो बॉम्बिंग्स अभी तक स्ट्राइक्स हो गई हैं, जिसके नतीजे में ये बहुत बड़ी तादाद में शहादतें वहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, अब ये अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है, और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जो है अभी शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचे हैं वहाँ पे, वो भी करेंगे खिताब, अभी अर्दोगन बात कर रहे हैं। अच्छा, सबका जो मेन फोकस है वो इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीनी है। अच्छा, अब यहाँ पे नेतन्याहू भी शायद जाएंगे, और उनकी तो मुझे नहीं पता उनकी तकरीर में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा क्या। प्रेसिडेंट बाइडन ने कहा कि मेरा आखिरी ज़ाहिर है कि बतौर सदर, एक तवील उन्होंने इनिंग्स खेली है, वो फ़ॉरेन जो पॉलिसी की कमेटीज़ हैं और बेशुमार नायब सदर भी रहे, और प्रेसिडेंट बाइडन आखिरी दफ़ा ये सब लोगों से मिल रहे हैं, यानी ख़िताब भी उन्होंने भी किया और उन्होंने बात भी की सारी, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक कोशिश जारी है, और वाकई कोशिश जारी है, कि क्योंकि ये बिल्कुल वो मूव है जो ज़ेलेंस्की की थी ना, कि हम बहुत ज़्यादा करके, ये तो नेतन्याहू तो खैर बिल्कुल ही आउट हो गया ना, ज़ेलेंस्की ने भी हम कस पे जाएंगे, बहुत दबाव बढ़ा के फिर पीस पे बैठेंगे, पीस की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बहुत ज़्यादा जो है ना इसको फैला देंगे। लेकिन उसके नतीजे में हुआ कि वो 50,000 के करीब तो गज़ा में शहादतें हो गई, फिर मगरबी किनारा, ये जो वेस्ट बैंक, और फिर उसके बाद अब लेबनान आ गया बतौर मुल्क। लेबनान के आने का मतलब है कि मैंने आपको बताया ना कि आप छोड़ दें कि हिजबुल्लाह मौजूद है। सीरिया अपनी जगह एक मुल्क है, प्रॉपर रिकग्नाइज मुल्क है, जो कि अरब लीग का मेंबर है। लेबनान जो है वो एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट कंट्री है, कई खलीजी और अरब रियासतों से पहले वो बना था, ठीक है, और तारीख में उसको पहले आपको ये जगह नजर आती है। तो बात ये सारी कि वो उनका एक बड़ा, और बड़े पढ़े लिखे लोग और बड़े आलिम फाजिल मेहनती जो लेबनान के। अच्छा, अब इशू ये सारा कि इसमें सीरिया, ठीक है, और 2-3 मुलाकातें बड़ी अहम है वक्फे में जाने से पहले। एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर हैं मोहम्मद बिन ज़ैद, उनकी मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट बाइडन से, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। दूसरी जो है वो मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडन से प्राइम मिनिस्टर मोदी की तो हुई है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, लेकिन एक और मुलाकात आज या कल में शायद हो, और वो होगी बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस की, जिनकी पाकिस्तान के वजीर आजम से भी मुलाकात है। अब बाइडन की और बांग्लादेश के जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस जो वहां के केयर टेकर हैं, और जिनके आज फौज के सरबराह ने कहा है कि मुकम्मल तौर पर उनके साथ खड़े हैं, पूरे बांग्लादेश की फौज साथ खड़ी है, उनके पीछे खड़ी है। उनकी मुलाकात मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले बांग्लादेश, शायद हो सकता है कोई, मेरे नहीं ज़हन में आ रहा कि हसीना वाजिद की मुलाकात वाइट हाउस में हुई हो, या वैसे तो न्यूयॉर्क में होगी, लेकिन यह है कि उधर ही है बाइडन अभी, और ज़ेलेंस्की की भी वहीं होगी। लेकिन यह है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर बांग्लादेश के डॉक्टर यूनुस की मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडन से होती है तो। जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं ये 2 मुलाकातें, वक्फा लेने से बहुत बात है। जी, नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, आईनी तरमीम का मुसव्विदा क्या वाज़ेह हो गया? तरमीम का मुसव्विदा तो वाज़ेह अभी तक नहीं है, लेकिन उसमें जो बात आज बिलावल साहब ने भी की तो उससे उन्होंने यही कहा कि जी वो मंसूर अली शाह साहब की भी इज़्ज़त करते हैं और फ़ायज़ ईसा साहब की भी इज़्ज़त करते हैं। तो ये बात अच्छी भी नहीं है वैसे कि जजेस भी तो देखें ना अब क्या मामला इस वक्त चल रहा है, कुछ इसका समझ तो आता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक वो बात नहीं मानी, अब वो क्या हिकमत अमली होती है उनकी क्या नहीं होती, बहरहाल मामला जो हैं वो अदालतों में ही तय होंगे। लेकिन मुझे सिर्फ ये उसमें हो रहा है कि ये टाइमिंग्स क्यों हैं, मतलब ये इसके बाद भी हो सकती हैं क्योंकि अदालती इस्लाहत है ना, तो फिर उसको पब्लिक में ला के मुकम्मल तौर पर डिस्कस किया जाए। और ये सिर्फ ये जजों की तकर्रुर ही इम्पॉर्टेंट क्यों बन गई है, ये इस वक्त तो अदालती इस्लाहत, अदालतों में तो लोग अवाम है ना, इसमें तो वो भी तो एक इशू है बहुत बड़ा। तो वो तो पुलिस में, अदालतों में, हर जगह पे इस्लाहत की ज़रूरत है, वो तो बहुत ज़्यादा। तो FBR की इस्लाहत की बात देखें भी चल रही, तो हर जगह इस्लाहत तो बहुत होनी है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ 2-3 मुलाकातें जो है ना ये बड़ी एक तो ये कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और उनकी बड़ी दबंग किस्म की क़यादत है, ये जो मौजूदा क़यादत है उनकी, पहले भी और अभी भी, वो बहुत UAE बहुत इस वक्त जो है वो बहुत आगे गया इन सालों में, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, सऊदी अरेबिया। तो UAE के जो सदर हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद, उनकी मुलाकात जो है वो हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन से अपने वक्त के साथ, और उन्होंने उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ है वाइट हाउस का, तो उसमें जो है वो ये है कि US UAE 12th अगर हम स्लाइड देखें तो उसमें स्टेटमेंट डायनामिक स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ये बने हैं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्होंने, इनको दूसरा डिफेंस पार्टनर कहा जा रहा है कि ये जो है ये पहले अमेरिका ने इंडिया को कहा कि मेजर डिफेंस पार्टनर, और दूसरे जो है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर ये बने मुत्तहिदा अरब अमारात है। और कोई भी UAE के जो प्रेसिडेंट है उनका ये पहला दौरा वाशिंगटन और इस तरह से वो जाके मुलाकात हुई। UAE अमेरिकन प्रेसिडेंट तो खैर बहुत दफ़ा यहाँ आए, लेकिन यहाँ से फर्स्ट टाइम गए। अच्छा, लेकिन और फिर उसका जो आगे जो हिस्सा है उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि IMEC, वो IMEC जो कि कभी नहीं बननी, जो कि है ही नहीं जो कि उसका भी जिक्र कर दिया, क्योंकि जाहिर है वो प्रेसिडेंट बाइडेन भी जा रहे हैं तो वो भी डाल दिया उन्होंने कि जी इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप, ये कहाँ से जनाब, इंडिया से शुरू होगी, सऊदी, अब हालात देखें, फ्रांस, जर्मनी, और इसमें जो है पता नहीं जॉर्डन से गुजरेगी, कहाँ से गुजरते 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 आगे पहुँचेगी। कनेक्टिंग की पता नहीं आगे हमने इसका कंटिन्यू किया है कि नहीं, ये देखें कहाँ से चलेगी, कहाँ से पहले UAE, सऊदी अरेबिया, फिर जॉर्डन, फिर इसराइल इसमें गज़ा नहीं है, अच्छा बीच में फ़लस्तीनी रियासत भी नहीं है अगर 2 स्टेट सोल्यूशन होगा तो, और फिर यूरोप, ये बहरहाल जब बनेगी तब बनेगी। बहरहाल इसमें, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग बात है UAE की इंपॉर्टेंस आप देखें, ये अमेरिका की इंपॉर्टेंस नहीं है, UAE की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि UAE जो है, यानी अब ऐसा नहीं है कि UAE को अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है, अमेरिका को UAE की ज़रूरत है। UAE एक ऐसी जगह पे है, या ये मुल्क ऐसी जगह पर आ गए हैं जो कतर है, तो कतर को अमेरिका की ज़रूरत से ज़्यादा अमेरिका को कतर चाहिए। यहाँ पर आप देखें ना, क्योंकि आज से ठीक 10-12 दिन पहले UAE में एक और शख्सियत तशरीफ लाई थी, और वो जो है वो थे चाइना के वज़ीर आज़म, ठीक है। और वहाँ UAE की तरफ से, ये अगर मैं 15 स्लाइड देखूँ, ये 10-12 दिन, ये 10 दिन पुराना है मेरे ख्याल से, 10-11 दिन। तो 15वीं स्लाइड देखें तो एमिरेट्स की जो न्यूज़ एजेंसी है 15th, वो कह रही है UAE प्रेसिडेंट इन चाइनीज प्रीमियर डिस्कस स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब मुझे बताएं UAE क्या कमाल मुल्क है कि वो अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गया है, और वो चाइना का भी, चाइना का 2018 से है, 2018 से चाइना के जो, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, जो उनके जो पार्टनरशिप के लेवल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सारा, उसमें जो हाईएस्ट जो है मुल्क हैं उनमें जो है वो सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, ये सारे मुल्क हैं उसमें, और ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो वो अभी थोड़े दिन पहले तो वो यहाँ से होके गए, और वो अब सऊदी अरेबिया में वो आए हुए थे, यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, फिर यहाँ से UAE ने उनको दावत दी कि वो तशरीफ़ लाएँ, तो UAE तशरीफ़ लाए, चाइना के वज़ीर आज़म, और ये जो है ये अभी 12 तारीख को, ये वहाँ पे 11-12 तारीख को भी इसी महीने की सितंबर में, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुख्तलिफ लेवल्स हैं जो चाइना ने रखे हुए हैं, तो कहीं कतर है, कहीं बाकी मुल्क हैं जो, तो अब देखें UAE की पोजीशन कितनी ज़बरदस्त है कि UAE जो है वो बाइडेन
अच्छा, यूएई ने चाइना के साथ अभी कुछ अर्से पहले जो है वो एक अपना पूरी एयरफोर्स की उनकी ड्रिल हुई थी। उनके यहाँ हवावे भी है, उनके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट भी आ रहा है। और कुछ अर्से पहले जो अमेरिका ने रौला डाल दिया कि यहाँ पर एक चाइना की खुफिया मिलिट्री बेस बन रही है, ठीक है ना, और बड़ा शोर शराबा डाल डूल के वहाँ पे जनाब, और वो उनके अखबारों के अंदर जनाब खबरें और ये और वो, और फिर वो रुक गए और हमने कर दिया वो कर दिया। तो अमेरिका को ये जो है ये वहाँ पर जाहिर है ये मुल्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये मैं 20 स्लाइड वाशिंगटन पोस्ट ने ये देखा ना, 20 स्लाइड, बिल्ड अप रिज्यूम्ड एट सस्पेक्टेड चाइनीज मिलिट्री साइट इन यूएई, लीक्स करके, वो लीक्स उनकी से अच्छा ये वो सारा प्रेशर करके यूएई बहरहाल अपने सुकून से उनकी जो लीडरशिप है ना, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, डिसीजन लेती है, फैसला करती है, अपने अवाम की पल्स के ऊपर उनका हाथ है, लॉ, ठीक है ना, वहाँ पे जो रूल और लॉ है, वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, बिजनेस फ्रेंडली माहौल है। मतलब लोग वहाँ पर आप ये देखें, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे वो अपने हालात के मुनासबत से एक कानून का चेंज हो जाता है कि आज भाई ऐसा नहीं, ऐसे करना है हमने। मतलब कोई उनको आईनी तरमीम नहीं चाहिए, कोई लंबा रौला नहीं है। आज उन्होंने कहा भाई ये सड़क जो है ये इस तरह से इतने बजे तक बाजार खुलेंगे, वो उसी वक्त खुलते हैं बंद होते हैं, उसी तरह शहर चलता है बंद होता है, बिजनेस के कानून आते हैं जाते हैं, दुनिया मुल्क तरक्की कर रहा है। ये रौला रप्पा है ही नहीं यहाँ। इनको सबको, बहुत से शख्सियात को जिनको यहाँ रौला रप्पा याद आता है, इनका सारा पैसा बाहर पड़ा हुआ है, उन्हीं मुल्कों में पड़ा हुआ है जहाँ जाके ये छींक नहीं मार सकते, ठीक है ना, ये छींक भी नहीं मार सकते। इनको यहाँ पर सिर्फ ये याद आती हैं चीज़ें। अच्छा, तो ये एमिरेट्स के जहाज़ में बैठ जाएं और वहाँ जाके आवाज़ भी लगाएंगे, इनको पकड़ के ले जाएंगे, वहाँ पे जहाज़ में पकड़ लेंगे बहरहाल। तो ये जो है ये तो वो चाइना के साथ भी ये। दूसरा, डॉक्टर यूनुस की मुलाकात बाइडेन से होना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर यूनुस की मुलाकात जो है शहबाज शरीफ साहब से होती है, जो होनी चाहिए मेरा ख्याल है। और अच्छा, पाकिस्तान ने फ़ॉरेन ऑफिस के पाकिस्तान ने, जाहिर है कि लेबनान की इस जंग में तो पाकिस्तान वहाँ पर हम तो जाहिर है कि यहाँ से इमदाद और बाकी जो भी कुछ होगा उनके साथ भेजेंगे, भाई दुआएं हमारे साथ हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये फैल जाएगा मामला। और एक इतला न्यूयॉर्क से ये आ रही है कि ईरान ने एक क्वाइट मैसेज कन्वे किया है अमेरिका को, जैसे अमेरिका ने एक क्वाइट मैसेज कन्वे किया था ईरान को कि आप इसमें मत आइएगा, हम करवा रहे हैं, इसको हल करवा रहे हैं, माहदे के करीब पहुंच गए। तो ईरान की तरफ से क्वाइट मैसेज कन्वे हुआ है अमेरिका को, ये वहाँ पे न्यूयॉर्क में और बाकी वाशिंगटन में बता रहे हैं बात के, और थर्ड पार्टी के थ्रू, कि ये आप फौरी तौर पे ख़त्म नहीं करवाएंगे तो फिर हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये बात आप जहन में रखें कि यमन के मामले में अगर यमन में हुतीज़ दोबारा निकलते हैं, और ये यमन नहीं है अब, ये यमन जो है आपको पता है बड़ी मुश्किलों से इतने सालों के बाद अरब ममालिक और यमन सारे इकट्ठे हुए, और उसमें चाइना का रोल इम्पॉर्टेंट था। तो बात ये सारी, और यूरोप के मुल्कों, यूरोप ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, कई मुल्कों ने। बात यह है कि अब ये किसी सूरत यमन के अंदर कुछ हो गया और वहाँ पे स्ट्राइक्स हुई, आपने देखा कि वहाँ पे कोई अरब मुल्कों ने वो अपना जो माहदे थे वो नहीं ख़त्म किए, इस फटे में कोई नहीं आएगा। और ये जो इशू है, ये यहाँ पर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खुश होगी कोई, मतलब वैसे तो कोई खुश नहीं होगा, ज़ाहिर है खून इतना गिर रहा है, लेकिन अगर मैं एक रुथलेस रियल पॉलिटी की बात करूँ, वो ताइवान वाइवान साइड पे निकल गया सारा। वो असल फड्डा होना है चाइना से, और उलझ गए इधर, और वो यूक्रेन भी निकल गया हाथ से। देखे ना, अभी मुलाकात जुमेरात को होगी ज़ेलेंस्की के साथ, ये आखिरी मुलाकात, अलविदाई मुलाकात होगी ज़ेलेंस्की और बाइडेन की। वो अभी सितंबर भी गए यहाँ से, तो कि जी वो जो मिसाइल्स हैं वो आप हमें दे दें, इस्तेमाल करने की परमिशन दे दें, तो ATACMs जो हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दें, क्योंकि आपकी इजाज़त से मशरूत है जो बरतानिया के जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स हैं, वो तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजाज़त नहीं दी। अब प्रेसिडेंट बाइडेन वो ज़ेलेंस्की की तकरीर सुनेंगे। पिछले साल ज़ेलेंस्की वो जब हम तो जंग जीत गए। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स ने आज एक और बम चला दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने आज ये बम चलाया है कि 2 बड़े अमेरिका के जो बैंकिंग के अदारे थे, वो वैगनर ग्रुप के जो उनके जो सरबराह मर गए, ये प्रिगोजिन, ये 21st स्लाइड, वो कह रहे हैं कि जो प्रिगोजिन है वो JP मॉर्गन और HSBC के थ्रू
पूरे अफ्रीका में जो पेमेंट्स होती रही हैं जंगजुओं को, वो इन बैंकों के थ्रू होती रही हैं। और भी बहुत सारी लाइन लगी हुई है बैंकों की, ये सारे अमेरिकन बैंक्स हैं। अब ये फाइनेंशियल टाइम्स के हत्थे ये लग गए, पेपर्स लग गए हैं और रसीदें, वो कह रहे हैं जी जितने ये वहाँ पे जो गुरीले थे, इनके जंगजू थे वैगनर ग्रुप के, जो कूट रहे थे अमेरिकन इंटरेस्ट को वहाँ पे, वो उनको पेमेंट इन बैंकों के थ्रू हो रही थी। अब वो जो ना तहकीकात शुरू हो गई हैं इन बैंक, ये बड़े जाए बड़े बड़े जेपी मॉर्गन HSBC, वो कह रहे हैं इनके थ्रू हो रही थी। छोटे छोटे जो वो जो गली मोहल्ले वाले बैंक हैं वो अलग हैं, ये तो मेजर जेपी मॉर्गन। अब ये एक नया रौला पड़ा हुआ है। तो इशू ये है कि ये अब बड़ी बदकिस्मती है कि ये जंग फैल रही है, इसमें शहरी आम आवाम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इसको अब वो कमांड हमने ख़त्म कर दी, लोग मार दिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसे तैसे जो करते करते वो ये लेबनान तक जंग चली गई है ना, तो ये फैल रही है, ये एक्सेलेरेट हो रही है। ये सऊदी अरेबिया की भी असेसमेंट है, ये यूएई की भी असेसमेंट है, ये टर्की की भी असेसमेंट है, ये सबके असेसमेंट्स हैं कि ये जंग फैलेगी। और बिल्कुल जो है ना इसमें ये आपके क्या ख्याल है, इतने अरसे में उनको नहीं अंदाज़ा होगा हिजबुल्लाह वालों को कि ये इस तरह से अटैक कर सकते हैं, तो हमने कैसे, वो पहले भी ऐसे ही हुआ था, वो पुल बैक वो जाके ना, तो फिर उसके बाद वो वापस वो रिट्रीट भी नहीं होती, वो एक बस होता है कि बस गए वो उधर से होता गया, गोलगप्पे खाने जो जवाबी अटैक, ये होता है जंगों में, ऐसी टैक्टिक होती है। तो इसराइल को भी पता है, अमेरिकन को पता, सबको पता है कि ये नेतन्याहू ने अपने सर्वाइवल के लिए क्या कर दिया है, और मुल्क सारे देख रहे हैं खामोशी से बैठ के, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, बिल्डिंग्स होता, ये देखें बड़ी मुश्किलों से, जब ये 2006 के बाद ये दोबारा बैरूत बड़ी मुश्किलों से खड़ा हुआ था। अभी वहाँ पे पोर्ट पे एक ब्लास्ट हो गया था ये कोविड के दिनों में, तो और वहाँ पे पॉलिटिकल भी बड़ा केओस है, और इसको वहाँ पे एयरलाइंस बंद हो गई हैं। ये पोर्ट्स हैं, ये ध्यान में रखें कि मेडिटेरियन की ये पोर्ट्स हैं, और ये बॉर्डर शेयर करते हैं। ये जो है, ये अगर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो देखें, ऑस्ट्रेलिया तो जजीरा है ना, अमेरिका भी जजीरा है, अटलांटिक क्रॉस करें, उधर से वो पैसिफिक क्रॉस करें वो, लेकिन जो मुल्क लैंड से है ना, यानी अब यहाँ से पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या आप म्यांमार से गाड़ी में बैठें, यानी मोटर साइकिल पे बैठें या आप उस पर बैठ जाएं, गाड़ी में बैठ जाएं, तो आप यूरोप पहुँच जाएंगे। यूरेशिया जुड़ा हुआ है, यूरोप तक पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो ये यहाँ चूँकि रस्तों में बहुत ब्लॉकेड होता है, तो इसलिए वो कश्तियाँ डूब जाती हैं, लेकिन एक ही लैंड है ना, बड़ा लैंड। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चूँकि आपस में ये जो ना IMEC सड़कों पे सड़क ही है ना इसमें, तो ये जो थोड़ा सा पानी का रास्ता है, लेकिन बाकी वही है कि यहाँ से वहाँ जाएगी रोड, वहाँ से वहाँ जाएगी रोड, आगे से ऐसे जाएगी। तो ये जो है, ये मेरा ख्याल है कि ये अगर एक्सकलेट हो गई और ये अगले 24-48 घंटों में 72 घंटों में ये तय हो जाएगा, क्योंकि जो रफ्तार है, मैंने आपसे कहा ना कि एक तो खाना जंगी में तो 1.5 लाख लोग मरे थे उस ज़माने में, शायद उस वक्त हो सकता है एक दिन में कोई इतनी बड़ी तादाद में 600 शहादतें हुई हों उस वक्त, लेकिन ये है कि 1100 लोग 34 दिन की हिजबुल्लाह इसराइल जंग में जो है उनकी जानें गई थी, और ये एक दिन में 600 गुजरे 24, तो ये बहुत बड़ी खूनरेजी हुई है, बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। और ये इसमें मतलब होता जा रहा है। उधर से उन्होंने हैफ़ा के ऊपर किया, वो हैफ़ा पे इन्होंने कहा कि हैफ़ा पे तो दिखा रहे हैं मनाजिर, वो तो चल रही हैं, अच्छा जी वो खामोशी, लेकिन ये कि इसका कम्बैट क्या होगा ये भी देखना है सर। और मुल्क से एक मुल्क तो सकिन हो गया ना, इससे पहले तो हिजबुल्लाह के साथ चल रहा था ना मामला कि भाई जनूबी लेबनान है, जनूबी लेबनान, तो बैरूत का मतलब कैपिटल आ गया ना दोनों, तो कैपिटल का मतलब ये है कि वो सकिन हो गया। और मैंने आपसे कहा कि उनके ये पहले भी जब हुआ था तो आसपास के मुल्क उसमें आ गए थे जो उनकी, क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है।